जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर बवाल पे है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है। ये मुद्दा इस देश की राजनीति में, प्रशासन में और आने वाले समय के जो बहुत सारी परीक्षाएं होगी उनमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विशेषकर सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए, अकादमिक जगत के जो एकेडमिशियन हैं उनके लिए, और जो अभी साक्षात्कार दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसका जो विश्लेषण है या इस पे जो राय है, इस पे जो दृष्टिकोण है, वो अलग अलग चश्मों से तय की जा रही है। जहाँ सरकार का अपना एक पक्ष है, विपक्ष का अपना एक पक्ष है, ऊंची जातियों के लोगों का अपना एक पक्ष है, नीची जाति या ओबीसी वर्ग का अपना एक पक्ष है। जितने तरह के आप इसमें मत देखेंगे, विश्लेषण देखेंगे, और में ऑब्जेक्टिविटी की संभावना शायद ही हो। और ऐसी परिस्थिति के भीतर एक विद्यार्थी बिल्कुल गुमराह हो जाता है। विद्यार्थी नहीं, इस देश का आम नागरिक भी जो ये जानना चाहता है कि आखिर इस पे एक सही दृष्टिकोण क्या हो, तो उसमें वो भ्रमित है, गुमराह है, और बिल्कुल चारों तरफ की जो चकाचौंध है अलग अलग, उसमें वो खोया हुआ है। तो आखिर इस मुद्दे पर एक तटस्थ दृष्टिकोण क्या हो सकता है, आज हम चर्चा करेंगे इसी पे। मैं हूं डॉक्टर CB यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, इस मुद्दे पे मैं ये नहीं दावा कर सकता कि मैं बिल्कुल एक निष्पक्ष दृष्टिकोण ही रखूं, लेकिन फिर भी चूँकि मैं एक मार्गदर्शन देता हूं सिविल सर्विसेज के और असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों को, तो मैं इस जिम्मेदारी को मेरे कंधों पे महसूस करता हूं। इसलिए मेरी निजी राय भी शायद मैं इसमें नहीं आने देना चाहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अलग अलग पक्षों से, अलग अलग दृष्टिकोणों से आप एक अच्छी राय और एक तटस्थ दृष्टिकोण बना सके। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें लिखी है और कुछ सवाल लिखे हैं, उनकी बुनियाद पे हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, उसमें ये मुद्दा रहेगा और इस पे एक सही दृष्टिकोण बनाना मुश्किल है। बहुत सारा इतिहास भी हमें जानना है, संवैधानिक पहलू भी हमें जानने हैं, और हम बहुत सारे पुरानी प्रक्रियाओं को अगर हम जानेंगे और इस देश के संविधान के मूल्यों को अगर हम जानेंगे, तभी हम एक सही दृष्टिकोण, जो हम एक दृष्टि डेवलप करना चाह रहे हैं, उस पर शायद हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये दृष्टिकोण या ये मत सही है। लेकिन हम कई पहलू देखेंगे। पहले हम जाति जनगणना क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे, इसका ऐतिहासिक पहलू, अलग अलग कमीशन और जो न्यायिक निर्णय है उनको देखेंगे, संवैधानिक पहलुओं को थोड़ा देखते हैं, और जो राजनीतिक मुद्दा रहा उसको भी थोड़ा देखते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में भी बताऊँगा, और मैं इसमें बहुत सारे पहलुओं को देखूँगा, और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके लिए, अगर आप सिविल सर्विसेज और एकेडमिक जगत असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जाति जनगणना क्या है? तो इसका बहुत स्पष्ट और सरल बात है कि जो जनगणना है उसमें जातिवार गणना भी की जाए। जब देश में जनगणना शुरू हुई, विशेषकर जो एक सिस्टमेटिक जो जनगणना 1881 से शुरू हुई, उससे पहले 1872 से भी मानते हैं, लेकिन वो एक वैज्ञानिक जनगणना नहीं थी। तब से जाति जनगणना चली आ रही है। अंतिम बार 1931 में जाति जनगणना हुई। 4147 जातियां थी उस समय। अभी 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये संख्या बढ़ कर के 46 लाख हो गई है। कई तथ्य हैं जो आप याद करते जाइए, नोट करते जाइए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लेकिन जातिवार जो गणना है उसे हम जाति जनगणना कहते हैं। अगर जनगणना का इतिहास देखें थोड़ा, ये भी आपके लिए जान लेना चाहिए, क्योंकि भारत में जनगणना बहुत प्राचीन काल से है। अगर आप देखें तो ऋग्वेद में आपको इसके उल्लेख मिल जाएंगे, 800 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी इसका उल्लेख मिलेगा। मुगल काल में भी आपको जो है अलग अलग जो उपक्रम है, उद्योग है, जनगणना है, उनके आंकड़े आईने अकबरी में मिलेंगे। लेकिन अगर भारत में देखा जाए तो सबसे पहले इलाहाबाद में 1824 में, फिर बनारस में हुई 1827-28 में, फिर ढाका की एक पूरे शहर की जनगणना होती है 1830 में। लेकिन एक सिस्टेमेटिक जनगणना का जो प्रारूप है वो 1851 से पंचवर्षीय जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन एक सिस्टेमेटिक जनगणना है वो 1872 में प्रकाशित हुई, लेकिन वो पूरे देश की तो थी लेकिन वैज्ञानिक नहीं थी। 1881 की जो जनगणना है
वो वहाँ से हम एक व्यवस्थित जनगणना मानते हैं। आज़ादी से पहले 1841 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। आज़ादी के बाद ये जो जनगणना का काम है वो गृह मंत्रालय को दिया गया। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि इसके संदर्भ में हमारा एक कानून है, जनगणना अधिनियम 1948। ये जो एक्ट है उसके तहत कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि इसमें एक गृह मंत्रालय के पास ये दायित्व है, एक जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार, ये एक जनगणना महाआयुक्त और रजिस्ट्रार, ये एक पद है जो पूरा काम देखता है, हर 10 साल में जनगणना करवाता है। और जनगणना के इस अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि ये गोपनीयता होती है, मतलब इसके आंकड़े आप सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं दे सकते हो, और अगर कोई गोपनीयता को भंग करता है तो उसकी सज़ा भी है। लेकिन हम आज जाति जनगणना पे रहेंगे। मैंने इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया, लेकिन जाति जनगणना के संदर्भ में क्या आज़ाद भारत में जाति जनगणना क्यों नहीं हुई, तो इसमें कुछ निर्णय, कुछ आयोगों के दृष्टिकोण को देखना चाहिए। देखिए मित्रों, जब 1951 में जनगणना हो रही थी उस समय जाति जनगणना की बात उठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि भारत में जाति के आधार पर वर्गीकरण का संविधान अनुमति नहीं देता है, धर्म और वर्ग की अनुमति देता है। इसीलिए 1951 की जनगणना में जाति जनगणना को शामिल नहीं किया गया। और जो अनुच्छेद 340 को भी थोड़ा आप संदर्भ देखें, क्योंकि अनुच्छेद 340 जो है वो ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। उसमें ये प्रावधान था कि एक कमीशन बनाया जाएगा, और पहला जो कमीशन बना वो काका कालेकर कमीशन बना। 1853 में इसने रिपोर्ट दी, और ये जो काका कालेकर कमीशन है उसने ये मांग उठाई, उसने इस बात को उठाया कि जाति जनगणना हुए बिना बैकवर्ड क्लासेज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और यही वजह है कि जाति जनगणना की बात तो हुई, लेकिन काका कालेकर आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उन रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया। थोड़ा हम और थोड़े तथ्यात्मक पहलू जान ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद में जो मंडल कमीशन 1989 में 1979 के भीतर बनता है, इसकी जो रिपोर्ट 1980 में आती है, उसमें भी जाति जनगणना की मांग रखी गई कि जाति के एक आंकड़े हो। लेकिन उसके बाद क्षेत्रीय राजनीति के उभार के चलते ये मुद्दा विशेषकर मंडल की राजनीति शुरू हुई। फिर जाति जनगणना की मांग कुछ क्षेत्रीय दलों ने, विशेषकर बिहार में और यूपी के भीतर कुछ क्षेत्रीय दलों ने इस मांग को उठाया। 2011 की जो जनगणना से पहले ये एक आम सहमति बनी कि जाति जनगणना तो नहीं, लेकिन संसद के भीतर ये सहमति बनी कि एक सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण करवाया जाए। इसलिए 2011 की जनगणना के साथ ये ESCC यानी इकोनॉमी सोशियो कास्ट सेंसस जो है करवाया गया, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। इसमें 2-3 फैक्ट और रख लो, फिर हम इस चर्चा को पे सही बुनियाद पे आप पहुँचेंगे। इस पे एक फैक्ट तो ये है कि क्यों प्रकाशित नहीं हुए। इसके संदर्भ में 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर इसका जवाब दिया कि इन आंकड़ों के भीतर बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी, वो उपयोग योग्य नहीं है। इवन एक हल्फनामा भी दिया कि जो जाति जनगणना है वो संभव नहीं है अभी की परिस्थितियों के भीतर। लेकिन उसके बाद विपक्ष ने ये एक बड़ा मुद्दा बनाया, 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। इस विशेषकर राहुल गांधी ने अलग अलग मंचों पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया और भागीदारी की बात कही कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ऐसे स्लोगन आए। अभी 30 अप्रैल 2025 को जब ये लग रहा था कि कोई हाई मीटिंग्स कैबिनेट की हो रही है जिसमें पहलगांव की जो घटना पर कोई बड़ा डिसीजन आएगा, उसके स्थान पे एक बड़ी चीज़ आई जो शायद भारत की राजनीति में, अगर आप सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान लागू होना, फिर मंडल कमीशन के बाद सबसे बड़ा ये राजनीतिक निर्णय है जाति जनगणना की जो है
घोषणा कर दी गई है कि 2025 की जो जनगणना होगी उसके साथ ही जाति जनगणना होगी। लेकिन यहाँ हम किसी निर्णय पर पहुँचे कि आपको क्या राय रखनी चाहिए, तो फिर मैं कहूँगा इसके दोनों पक्षों को पहले देख लो कि जाति जनगणना के पक्ष में जो बात रखी जाती है वो क्या है और इसके विपक्ष में रखी जाती है वो बात क्या है, फिर अपना एक दृष्टिकोण आप बनाइए। तो जाति जनगणना के पक्ष में जो बात सबसे ज़्यादा जाती है वो क्या है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय और नीति निर्धारण में मदद करती है। देखिए हमारा जो संविधान है, संविधान में सामाजिक न्याय प्रस्तावना में भी है, सामाजिक न्याय का संकल्पना फंडामेंटल राइट में भी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो आर्टिकल आप 37 से ले लो, 37, 38 से लेके आप 46 तक अगर आप जाओगे तो सोशल जस्टिस की ये पूरी संकल्पना है। और आप इसके लिए ज़रूरी है कि उन वर्गों की, उन जातियों की या उन लाभार्थियों की पहचान की जा सके। तो सामाजिक न्याय और साथ साथ में पॉलिसी मेकिंग और योजना निर्माण में योजना की एक सटीकता हो कि सही लाभार्थी तक फ़ायदा पहुँचे, वो तभी संभव हो सकता है जब डेटा हो आपके पास, जातियों की सामाजिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का, उनका प्रतिनिधित्व का एक डेटा हो, और ये डेटा नीति निर्माण में मदद करेगा। कहते हैं जब पशु पक्षियों की गणना हो सकती है तो मनुष्यों की जातियों की गणना क्यों नहीं हो सकती, इस तरह के पक्ष रखे जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये एक्सरे जैसा है, मतलब हमारे समाज की जो अनइक्वलिटी है नहीं है, उसकी अगर वास्तविक समस्या तक जाए तो ये उसको स्कैन करता है। ये इसके पक्ष में बात रखी जाती है, इससे वंचित वर्गों की पहचान होती है और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके, जो हमारे संविधान में भी है। तो ये इनके पक्ष में बात जाती है, लेकिन इसके प्रतिपक्ष में या इसके विपक्ष में दूसरा मत है, उसको जानना भी जरूरी है। जो दूसरा मत है वो ये मानता है कि इससे कास्टिज्म, देश पहले ही हमारा देश एक जो है, अगर इतिहास से देखा जाए तो विभाजन और विखंडनकारी जो ताकतें हैं उनका इतिहास रहा है। तो इससे जो है कास्टिज्म जो है बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा, जातियों के बीच संघर्ष और बड़ा होगा, और जाति आधारित राजनीति है वो और ज़्यादा प्रमुखता से उठेगी। इसी तरह से जो हमारा संविधान में जो बंधुत्व या जो सामाजिक समरसता की संकल्पना है, वो सामाजिक समरसता की संकल्पना को भी खतरा उत्पन्न होगा। ये भी एक बात विपक्ष में रखी जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आरक्षण, और आरक्षण की जो राजनीति इस देश में रही है और आरक्षण की जो अनलिमिटेड मांग बढ़ती जा रही है, ऐसी देश में आरक्षण की मांग और उठेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का 50% की एक कैप लगाई गई है उसके खिलाफ भी मांग उठेगी, अलग अलग जातियों की मांग उठेगी, अलग अलग वर्गों की मांग उठेगी, और राजनीतिक ध्रुवीकरण भी होगा। एक और सवाल उठता है कि इसमें जो डेटा है उनकी प्रामाणिकता या विश्वसनीयता जो है वो भी एक सवाल के घेरे में है, क्योंकि 2011 की जो जनगणना थी जिसमें ESCC के जो आंकड़े हैं वो अभी भी संदेह में बताए जा रहे हैं। तो आखिर क्या मत हो नहीं है, यहाँ इसी बात के लिए हम लोग आए हैं आज इस पूरे वीडियो में, यही एक बात रखने आए हैं कि आखिर एक तटस्थ या संतुलित दृष्टिकोण क्या हो। तो मैंने इसमें काफ़ी गंभीरता से सोचा, 2-3 पॉइंट, क्योंकि अब भारत सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया तो बहुत ज़्यादा आप अगेंस्ट जा नहीं सकते। वैसे संवैधानिक मूल्यों को भी देखें तो बहुत ज़्यादा आप इसकी खिलाफत नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ एक जो संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो मैंने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट रखा है कि संतुलित समावेशी नीति निर्माण के लिए, देखिए संतुलित व समावेशी नीति निर्माण के लिए जाति, उनका प्रतिनिधित्व, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, देखो सारी चीज़ें, केवल जाति जनगणना से काम नहीं चलेगा। संतुलित और समावेशी विकास के लिए जरूरी है कि जाति के साथ साथ उनका प्रतिनिधित्व, उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति का डेटा होना चाहिए। तो एक तो ये है। दूसरा है कि हमारा जो संविधान है, उस संविधान की जो संकल्पना है, उसका जो आदर्श है सामाजिक न्याय, चाहे वो प्रस्तावना से लेकर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, उसके लिए भी ज़रूरी है कि अनइक्वलिटी कम हो, सही लाभार्थी तक सही लाभार्थी तक संसाधनों का पहुंच सुनिश्चित हो, सरकार की सहायता पहुंच सुनिश्चित हो,
उनका जो पिछड़े वर्ग है, सही वर्ग है, सही जो पिछड़ा है उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, ये इसी के माध्यम से सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस की संकल्पना आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस सही बेनिफिशरी की, सही बैकवर्ड की आइडेंटिटी या पहचान हो। और इसलिए दो चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जाति जनगणना हो। एक है संतुलित समावेशी नीति निर्माण के लिए, दूसरा हमारे संविधान के सामाजिक न्याय के आदर्शों को पूरा करने के लिए। तो दो पॉइंट तो आप जरूर रखो, चाहे साक्षात्कार में है चाहे मुख्य परीक्षा में है। लेकिन दो चेतावनियां भी आप दो। नंबर एक, कि इस विषय का, जाति जनगणना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके देश की जो समरसता है, जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको तोड़ने में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए कठोर उपाय किया जाए, बल्कि इसका उपयोग सामाजिक व समावेशी उन्नयन के लिए होना चाहिए। मतलब इस तरह की हमको प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। और लास्ट में हम एक और सजेशन देंगे कि जातिवाद के स्थान पर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। मतलब इससे जातिवाद की बजाय हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो, ये 4 पॉइंट आप एक दे सकते हैं। तो आप किस वर्ग से है, किस पक्ष से है, किस बात को देखते हैं, लेकिन जब आप साक्षात्कार में जाए तो आप 4 बातें रखिए सर, या आप मुख्य परीक्षा में रखो तो 4 बातें रखिए कि जाति जनगणना जो है भारत के समावेशी नीति निर्माण के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें जाति जनगणना मतलब जाति के आंकड़ों के साथ साथ उसके प्रतिनिधित्व और उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति के आंकड़े भी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारे संविधान के सामाजिक न्याय के आदर्शों को भी सही मायनों में पूरा करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। लेकिन सर या श्रीमती नहीं, हम तो बोलते हैं, लेकिन सर जाति जनगणना से जो आंकड़े आएंगे उनकी प्राइवेसी भी ज़रूरी है, और साथ साथ में हमको कुछ ऐसे गाइडलाइन जारी करने पड़ेंगे जिससे कि जाति जनगणना या जाति का राजनीतिकरण ना हो, और जाति जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से जो राजनीतिक तुष्टीकरण या जो एक तरह से देश की सामाजिक समरसता पर चोट पहुँचे, उस खतरे से जागरूक रहते हुए हमें सामाजिक और समावेशी उन्नयन का प्रयास करना चाहिए। लास्ट में बताइए सर, हमारे लिए जाति जनगणना में जातिवाद से ज़्यादा ज़रूरी है हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो, और ये जो है जाति जनगणना से भगने से नहीं होगा, बल्कि उस वस्तु स्थिति से सामना हमें करना चाहिए। तो चूँकि सरकार का निर्णय है तो आपका एक दृष्टिकोण इसी प्रकार से होना चाहिए। तो हमारा जो विशेषकर मुख्य परीक्षा और विशेषकर इंटरव्यू का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, मैं 1 मिनट उसके बारे में भी बता देता हूँ। जो हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है वो, उसमें मैं ऐसे मुद्दों पे चर्चा करता हूँ। विशेषकर आरएस के मामलों में तो मैं अभी सप्ताह में 7-8 मुद्दे ले रहा हूँ, और आने वाले समय में मैं इस तरह से हर 2 दिन के बाद में एक मुद्दा आपसे डिस्कस करूँगा। तो इंटरव्यू का प्रोग्राम, एक आरएस का इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू का प्रोग्राम चल रहा है। जो आरएस के इंटरव्यू प्रोग्राम है उसमें एक 1-to-1 सेशन होता है मेरे साथ डिटेल से। करंट इश्यूज पे एक ग्रुप डिस्कशन हम करते हैं, 5-6 इश्यूज को लेते हैं, गवर्नेंस और एथिक्स की इश्यूज और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है उस पर, और ओरिएंटेशन जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा करवाते हैं, फिर मॉक इंटरव्यू और एक फाइनल टच होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में 1-to-1 जो डिटेल काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के 400-500 450 स्टूडेंट हैं। इसके अलावा बोर्ड टीचिंग का अलग से सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन होता ही है, एक्सपर्ट की फिर मीटिंग होती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की, फिर मॉक इंटरव्यू होता है, और ये सारा ऑनलाइन ऑफलाइन और हाइब्रिड फॉर्म में है। अगर आप इस कोर्स में, इसके अलावा आरएस मेंस में एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटी, ये मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, इसके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और नेट, इसका भी कोर्स है। सीबी कैंपस ऐप आप डाउनलोड कर ले और उस पर ये कोर्सेज है। अगर आपको और डिटेल्स से जानकारी चाहिए तो फिर ये 7412902955 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, मुझसे किसी मुद्दे पे तो नहीं, इस संबंध में कोई चर्चा करनी हो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9887898181। तो जाति जनगणना पर मैंने एक दृष्टिकोण, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, हमने चर्चा की। आप इस पे अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी राय लिखिए, और इस पे आप एक संतुलित दृष्टिकोण जो है मैंने बताया उसको
एक रिमाइंड कीजिए, उस पर एक डिस्कोर्स कीजिए, उस पे चिंतन कीजिए और बुलेट पॉइंट बना लीजिए। तो जाति जनगणना पे आने वाले समय में हर प्रकार की जो गंभीर परीक्षाएं होती है, जो बड़े स्तर की परीक्षाएं होती है, उन पे सवाल रहेंगे। आपका एक संतुलित दृष्टिकोण होना जरूरी है। अपना चश्मा, जिस वर्ग से आप आते हैं, जिस विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं, उससे हटा करके एक बिल्कुल तटस्थ चश्मा से देखने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर के पूर्वाग्रह को हटा करके बिल्कुल वो दृष्टिकोण रखिए जिससे आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि इसमें दृष्टिकोण आप अपना रखेंगे और फिर आपको मतलब उससे उस बायसनेस या आपकी जो सफलता में एक बाधा हो, कम से कम उसे समय पर हटा लेना चाहिए। तो आप कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। हम फिर किसी एक मुद्दे पर और मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।